हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीएसएल एग्जाम के लिए कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी के बीच रखना चाहता हूं और उन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक आज हम एनालाइज करने वाले हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, आपका मोटर से रिलेटेड प्रश्न है। अगर हम यूं कहें कि प्रश्नों के माध्यम से आज हम थ्योरी कवर करना चाहते हैं तो ये मेरी बात बिल्कुल 100% सही होगी। पहला ही क्वेश्चन है जो कि मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और मोटर से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के लिए यह आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होगा। पढ़िएगा क्वेश्चन को कि अधिकतम क्षमता के लिए कोई डीसी मशीन है, सामान्यतः किस रूप में इसको बनाए जाते हैं। यानी कि डिजाइनिंग से पर्पज ये क्वेश्चन है कि किस रूप में इसको डिजाइन किया जाएगा। पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कि पूर्ण लोड के 100% पर। कुछ लोग यहीं पर दोस्तों करेक्ट आंसर करके आगे निकलने की कोशिश करेंगे, है ना, कि पूर्ण लोड के 100% पर। लेकिन आप एक बात बताइए कि मार्केट में दोस्तों एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना, सुनिएगा, मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और इस प्रोडक्ट का जो एमआरपी है ना, एमआरपी है वो 500 रुपए है। कितना है? 500 रुपए। एग्जाम्पल समझिएगा, मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका एमआरपी 500 रुपया रखा गया है। तो जिसके पास ये प्रोडक्ट है क्या वो 500 रुपए में ही कस्टमर को सेल करेगा? बिल्कुल नहीं सेल करेगा। ऐसा करने से उसको घाटा ही घाटा होगा। वो क्या करेगा, इस 500 रुपए को घटाने की कोशिश करेगा। और किस रूप में घटाएगा? डिस्काउंट के रूप में। मान लीजिए कि 5% का उसने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो 5% के हिसाब से जो भी डिस्काउंट होगा वो कम रेट करके बेचेगा। ऐसा करने से उसको क्या फायदा होगा कि जो कस्टमर है वो तो उसका परमानेंट कस्टमर बनने की कोशिश करेगा, बार बार उसके दुकान पर जाने की कोशिश करेगा, जिससे उसका जो कस्टमर एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मोटर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है ना, कभी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर मोटर को डिजाइन नहीं किया जाता है, हमेशा उससे कम एफिशिएंसी पर ही डिजाइन किया जाता है। यानी कि उसी के रिलेवेंट, उसी के आसपास, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पूर्ण भार के यानी कि फुल भार के आसपास लोड पर क्या होगा दोस्तों? इसको डिजाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह किसी वैद्युतिक चालक में किस कण के प्रवाह के कारण होता है? किस कण के प्रवाह के कारण होती है? तो यह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ध्यान से नोट करिएगा, किसके कारण होगा? यह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। और इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा मेरी बातों को, जो एटम्स होते हैं ना दोस्तों, एटम्स का सबसे छोटा कण है। ये क्या है? एटम्स का सबसे छोटा कण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो एटम्स है आपका, ये जो एटम्स है ना, इस एटम का दोस्तों 5% जो पार्ट होगा, भाग होगा, उसी के अंदर ऑर्बिटल होंगे और इसी ऑर्बिटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएगा, घूमेगा। तो ऑर्बिटल का 5% भाग में, एटम्स का 5% भाग में ऑर्बिटल होता है और उसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां कहां भाग लेता है? ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रभाव में भी भूमिका निभाता है और गुरुत्वाकर्षण, कहां कहां? विद्युत चुंबकीय प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, इन दोनों में क्या करता है? ये भूमिका निभाता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसका खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। किसने? जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। किस मॉडल में किया था दोस्तों? ये भी सुनिएगा, ये प्लम पुडिंग मॉडल में। किसमें? प्लम पुडिंग मॉडल में दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह किसी वैद्युतिक चालक में होता है। ये क्या है? एटम्स का सबसे छोटा कण होता है। लिख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट है। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गैसीय पदार्थों में किस कण के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है? यानी कि जो
तीन प्रकार के मैटर होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के क्वेश्चन आपके सामने आ गए है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, धन आयन और ऋण आयन। दोनों आयन के कारण दोस्तों गैसों में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे कि बल्ब के अंदर होता है। देखिए कार्बन एक ऐसा गैस है दोस्तों, जो कार्बन होती है ना, कार्बन एक प्रकार का ऐसा गैस है, जब ये क्या होती है, जब ये दोस्तों जम जाती है, तब इसमें से विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, संचालन होता है ना, बहुत ही आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि कार्बन एक ऐसा गैस है जो जिसके जमने पर विद्युत धारा जो होता है बहुत आसानी से इसमें से ऑपरेट हो जाती है ना। तो इसका आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। ओम के नियम का सही स्वरूप क्या है? अच्छा मेरे को आप ये एक बात ये बताइए कि ओम का नियम लागू कहां कहां होता है ना, किस सर्किट में, कितने वोल्टेज पर, लीनियर या नॉन लीनियर, सारी बातें बताऊंगा दोस्तों, बस सुनिएगा आप। देखिए जो ओम का नियम है ना, ये शुरुआत होता है V समानुपाती I से, और V बराबर IR आ जाता है, समानुपाती हटाने से I बराबर V बटे R और R बराबर V बटा I। बस इतना सा ही इसका क्या है, इक्वेशन है, इतना सा ही इसका इक्वेशन है। ये दोस्तों निम्न वोल्टेज, सुनिएगा, ये निम्न वोल्टेज प्लस उच्च वोल्टेज, दोनों सर्किटों में ये क्या होता है, ये लागू होता है, ये काम करता है, और उसी के साथ में दोस्तों ये निम्न फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, निम्न फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में, क्योंकि जो डीसी सप्लाई से चलने वाली सर्किट होती है ना दोस्तों, उसमें भी ये लागू होती है। कहने का क्या तात्पर्य है, एसी और डीसी दोनों सर्किट में ये क्या होती है, ये लागू होती है ओम का नियम। तो जो डीसी सर्किट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा दोस्तों इकाई मानी जाती है, इसीलिए निम्न फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में भी ये काम आती है। और लीनियर और नॉन लीनियर की अगर बात किया जाए तो ये हमेशा दोस्तों लीनियर सर्किट में ही काम आती है, कहां पर, नॉन लीनियर सर्किट में काम नहीं आती। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं ना, उनमें दोस्तों ये ओम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसे होते हैं, अगर वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं, सॉरी करंट को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ना चाहिए, वोल्टेज घटाते हैं तो करंट भी घटना चाहिए। ऐसा जिसमें होगा, जिस सर्किट में, उसी सर्किट में दोस्तों ये ओम का नियम लागू होता है, और लीनियर सर्किट में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है ना दोस्तों, इसको जब बढ़ाया जाता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? जैसे कि भौतिक परिस्थिति, नोट करिएगा, जैसे कि भौतिक जो परिस्थिति होती है ना, वो दोस्तों एक समान हो, वो कैसा हो, एक समान हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी, प्रतिरोध बिल्कुल दोस्तों एक समान हो, क्या हो, प्रतिरोध भी एक समान हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस में दोस्तों ये रूल नहीं काम करेगा। रेजिस्टेंस का भी मान कैसा हो, बिल्कुल दोस्तों फिक्स रेजिस्टेंस हो, है ना, उसके मान में कोई बढ़ोतरी ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव का इस्तेमाल नहीं होता है। इससे आसान क्वेश्चन न कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर। क्यों वैक्यूम क्लीनर इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर ना जो मोटर हम काम में लेते हैं वो यूनिवर्सल मोटर लगाते हैं। कौन सी मोटर, यूनिवर्सल मोटर। हाँ, अगर मोटर की बात आई है तो मोटर के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग होगी। कौन सी वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी। और जब बात वाइंडिंग की कही जा रही है ना, तो वाइंडिंग दोस्तों हमेशा मैग्नेट के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करेगा, ये मैग्नेटिक सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो वैक्यूम क्लीनर हो जाएगा। टोस्टर जिसमें से रोटी सेकते हैं अपन, बॉयलर जिसमें से हीट जनरेट करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक ओवन जिससे से आप खाना बनाते हैं, वो सब दोस्तों, यानी कि जो भी ऐसा उपकरण जो जिसका एलिमेंट हीट जनरेट करता हो, जिसका कॉइल हीट जनरेट करती हो, वो क्या करता है दोस्तों, वो विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डीसी मशीनों में हिस्टैरिसीस हानि किस पर निर्भर करती है? सुनिएगा इस बात को, किस पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका dx इंटू एफ इंटू बी इंटू वी। ये क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला है।
देखिएगा लौह के आयतन और ग्रेड पर, यानी कि ये जो V है ना दोस्तों, ये किसको बता रही है? वॉल्यूम को। किसको? किसी मटेरियल के वॉल्यूम को, आयतन को और उसके ग्रेड को। किस ग्रेड का, किस श्रेणी का लोहा आपने प्रयोग किया है, उस पे भी हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करती है ना। इसके बाद फ्लक्स डेंसिटी के अधिकतम मान पर, सुनिएगा यहां पर ये जो B है ना दोस्तों, ये किसको बता रही है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बता रही है। किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बता रही है। और ये जो X है, ये किसको बता रही है? ये दोस्तों स्टीनमेट्ज गुणांक को। किसको? स्टीन मेट्ज गुणांक को बता रही है। ये स्टीनमेट्ज जो गुणांक है ना, इसको X से ही नहीं दोस्तों, ये A भी हो सकता है और ये K भी हो सकता है। तो ये स्टीनमेट्ज गुणांक है, ये प्राप्त कहां से होता है हमें? तो ये BH वक्र से प्राप्त होती है। कहां से? BH वक्र से प्राप्त होती है। वही कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व के अधिकतम मान पर इसका जो मान है ना 1.C, ये कहां से मिलता है? सिलिकॉन ऐड करने पर। क्या ऐड करने पर? सिलिकॉन ऐड करने पर। अगर आप सिलिकॉन के स्थान पर कुछ और ऐड करेंगे तो ये मान दोस्तों घट बढ़ सकती है। वही बता रहा है कि फ्लक्स घनत्व के अधिकतम मान पर यह भी डिपेंड करता है आपका हिस्टैरिसीस हानि। आवृत्ति चुंबकीय प्रतिवर्त पर, यहां पर आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी होगा। इंटरपोल सामान्यतः लपेटित होते हैं। सुनिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कुचालक पदार्थों में नैरो कॉपर वायर से या भारी गेज के तांबे के तार से। तो आंसर भारी गेज के तांबे के तार से इसका क्या होगा? लपेटित होता है, यानी कि इसके टंस होते हैं। अगर मैं इसके आकार की बात करूं दोस्तों, तो किस आकार में इसको हम डिजाइन करते हैं, तो इसका देखिएगा बहुत अच्छा आकार होता है। ये क्या है? ये है आपका इंटरपोल का आकार। ये क्या है? इंटरपोल का आकार कैसा होता है? तो ये दोस्तों दिखाई दे रहा आपको नुकीला। क्यों नुकीला इसके आकार को रखा जाता है? ताकि इसका जो दोस्तों पोल है ना, वो सेचुरेट ना होने पाए। क्या ना होने पाए? मैग्नेट रूप से सेचुरेट ना होने पाए। इसीलिए इसके पोल का जो आकार होता है कैसा रखा जाता है? हमेशा इसको नुकीला आकार का रखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका अगर पूछा जाए पोलरिटी कैसा होता है, तो जनरेटर में आगे आने वाले पोल के समान होती है और मोटर में पीछे आने वाली पोल के समान होती है ना। इसका मतलब क्या है आगे आने वाला और पीछे आने वाला? तो जरा सुनिएगा इसको, है ना। हम जनरेटर दोस्तों जनरेटर के लिए देख रहे हैं। ये ऊपर वाली किसके लिए है? ये जनरेटर के लिए है और नीचे वाली मोटर के लिए है। अगर जनरेटर का ये पोल N है और ये वाली S है, तो इंटरपोल का यहां पर कौन सा पोल आएगा? इसको समझिएगा। जनरेटर में क्या होता है? आगे आने वाले पोल के समान होता है। तो N के बाद कौन सा पोल आता है? जनरेटर का S पोल आता है ना। अब ये S पोल किसका है? ये इंटरपोल का S पोल है। और इंटरपोल का अब N पोल कहां पर आएगा? तो यहां पर N पोल आएगा। इसको कहते हैं जनरेटर में आगे आने वाले पोल के समान होती है इंटरपोल की पोलरिटी। वहीं पर अब अगर देखा जाए मोटर का यहां पर N पोल है और यहां पर S पोल है, तो यहां पर कौन सा पोल आएगा इंटरपोल का? तो यहां पर जस्ट उसका उल्टा आएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जनरेटर में आगे आने वाले पोल और मोटर में पीछे आने वाले पोल के समान होता है। अगर मैं कहूं कि इसको किस रीजन में रखा जाता है इंटरपोल को, तो इंटरपोलार रीजन में, किस इंटरपोलार रीजन में इसको रखा जाता है ना, इंटरपोलार क्षेत्र में। इंटरपोलार का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं हो, जहां पर चुंबक का कोई प्रभाव ना हो, उसी को कहा जाता है इंटरपोलार रीजन। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं हो, वहीं पर इंस्टॉल किया जाता है इस इंटरपोल को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा कि भारी गेज के तांबे के तार से हम इसको लपेटते हैं। अल्टरनेटर के लिए एक्साइटर होते हैं, वो शंट जनरेटर होते हैं दोस्तों। शंट जनरेटर ही एक्साइटर होते हैं। और जो सीरीज जनरेटर होते हैं, ये किस रूप में काम करते हैं? ये ब्रूस्टर के रूप में। किस रूप में? ये ब्रूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर एक्साइटर के रूप में काम करते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लक्स लीकेज की मात्रा किस गुणांक पर निर्भर करती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय कोर का आकार, चुंबकीय कोर का आकार से मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल लिया है आपने ना, उस मैग्नेटिक मटेरियल को किस आकार में आपने कौन सा रूप दिया है। कहने का मतलब पोलसू, पोलसू का आकार कैसा है। पोलसू को भी हम एक ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं जिसमें से जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक गुण है, वो आसानी से फ्लो हो सके, है ना। तो चुंबकीय कोर का आकार
कोर तथा दांत में प्रयुक्त फ्लक्स घनत्व पे भी डिपेंड करता है, रिक्त हवा की लंबाई पर, यानी कि एयर गैप की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये एयर गैप की बात कर रहा है। देखिए जो आर्मेचर होगा ना दोस्तों, जो डीसी मोटर का आर्मेचर प्लस बॉडी, इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है वो कितना होना चाहिए? वो 0.5 mm। कितना? 0.5। जितना कम होगा, है ना, आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितना कम एयर गैप होगा ना, फ्लक्स लीकेज उतना ही कम होगा। देखिए ये एयर गैप बहुत कम है जिससे फ्लक्स लीकेज कम हो जा रही है। दूसरी चुंबकीय कोर का आकार, यानी कि पोल शू का आकार देखिए जूते के आकार की तरह होती है, जिससे वो भी फैलते हुए, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करती है? लीकेज होने से रोक देती है ना। इसीलिए दोस्तों तीनों तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको लीकेज फ्लक्स को रोक सकते हैं। डीसी मशीन के घूर्णित भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसको आर्मेचर कोर के नाम से जानते हैं। क्यों हम आर्मेचर कोर को घूर्णित भाग कहते हैं, इसके बारे में सुनिएगा। आर्मेचर है, ये क्या है? ये आर्मेचर कोर है। इसी आर्मेचर कोर पर हम क्या लपेटेंगे? फील्ड कॉइल लपेटेंगे। फील्ड कॉइल में हम क्या करेंगे दोस्तों? डीसी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई? डीसी सप्लाई देंगे। और जब इसमें डीसी सप्लाई देंगे ना, तो डीसी सप्लाई से जो जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा चाहिए? रोटेट करता हुआ, जैसे एसी सप्लाई से जनरेट होता है। तो हम डीसी सप्लाई से जनरेट हुआ फ्लक्स को तो दोस्तों हम, मतलब कि जो डीसी सप्लाई से फ्लक्स जनरेट हुआ है वो तो रोटेट नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जिस आर्मेचर कोर में हम फील्ड कॉइल को लपेटे हैं और जिस कॉइल पे ये फ्लक्स जनरेट हुआ है उसी पार्ट को ही अगर हम घुमा दें, इसी आर्मेचर कोर को ही अगर हम घुमा दें, तो फ्लक्स भी घूम जाएगा। और जैसे ही फ्लक्स घूमेगी, कॉइल में लिंकेज होगा फ्लक्स और कॉइल के बीच में, और ईएमएफ जनरेट होगी। तो इस प्रकार से फैराडे का जो नियम है वो काम करेगा, है ना। इसीलिए हम रोटेटिंग पार्ट किसको कहते हैं? आर्मेचर कोर को कहते हैं। शाफ्ट भी रोटेट करता है, लेकिन एनर्जी लेवल को कन्वर्जन करने के लिए, यानी कि यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। किस रूप में? बीएचपी के रूप में, है ना। किस रूप में? बीएचपी के रूप में, जिसको हम एप्लीकेबल टॉर्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उपयोगी टॉर्क के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिएगा, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0.8 प्रतिशत होती है। लेकिन देखिए जब ट्रांसफार्मर आपकी नो लोड कंडीशन में होती है, किस कंडीशन में? नो लोड की कंडीशन में होती है ना, उस समय इसमें दो प्रकार का करंट चलेगा। एक दोस्तों वाट फुल करंट। कौन सा करंट? एक होता है वाटलेस करंट, है ना, एक वाट फुल करंट और एक वाटलेस करंट। देखिए इसी में से एक मैग्नेटिक करंट भी होता है, और वो जो मैग्नेटिक करंट है ना, वो दोस्तों 0.1 से लेकर के 0.2 लैग उसका पावर फैक्टर होता है। वो जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक करंट चलती है नो लोड की कंडीशन में, 0.1 से 0.2 लैग उसका क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। लेकिन जब लोड कनेक्ट कर देते हैं तो यही बढ़ करके 0.8 हो जाता है। कितना? 0.8 हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। यही छोटी छोटी चीजों से जब दोस्तों एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट वंचित रह जाता है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके सिलेक्शन में दिक्कत आ जाती है। तो आप छोटी छोटी चीजों को जरूर गेन करिएगा, है ना। समांतर अनुनाद सर्किट में संधारित करंट होती है लाइन करंट से अधिक होती है। कैसे होती है? लाइन करंट से अधिक। लेकिन यहीं पर अगर सीरीज के बारे में पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता? सीरीज में कुछ कंडीशंस होती हैं, सुनिएगा। देखिए जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होती है ना, सीरीज अनुनाद सर्किट होती है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक्स का मान जब 0 हो जाता है ना दोस्तों, जिस फ्रीक्वेंसी पर, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो रिएक्टेंस का मान है वो 0 हो जाता है जिस सर्किट में, उसी को कहा जाता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, है ना। और जब रिएक्टेंस 0 हो जाता है दोस्तों, ये तब डीसी सर्किट की भांति काम करने लगता है। कैसा काम करने लगेगा? सीरीज रेजोनेंस सर्किट डीसी सर्किट की भांति काम करने लगता है। फिर इस कंडीशन में जो करंट और वोल्टेज है V है, ये दोनों कैसे हो जाते हैं? इन फेज हो जाते हैं। दोनों कैसे हो जाएंगे? इन फेज हो जाएंगे। इनके बीच में ना कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जिस
फ्रीक्वेंसी क्या है, एक टाइम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम है। जिस टाइम पर रिएक्टेंस x 0 हो जाता है, जस्ट उसी टाइम पर अगर आप करंट का ग्राफ देखेंगे ना तो मैक्सिमम ग्राफ आपको मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा, मैक्सिमम। दोबारा सुनिएगा, ये तो समांतर अनुनाद सर्किट में कैपेसिटर करंट के बारे में पूछा था, लाइन करंट से अधिक होती है। लेकिन सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में पूछता तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट किसको कहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस का मान 0 हो जाता है उसी को कहते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। और देखिए, उस जब x का मान 0 हो जाएगा ना, उस समय करंट और वोल्टेज के बीच में इलेक्ट्रिक डिफरेंस जब आप देखेंगे ना तो 0 पाएंगे, इन फेज हो जाते हैं दोनों। और जिस टाइम पर फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम है, जिस टाइम पर आपका x रिएक्टेंस 0 हुआ है उसी टाइम पर अगर आप करंट का ग्राफ देखेंगे तो मैक्सिमम ग्राफ प्राप्त होगा आपको। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, मैक्सिमम। तो ये रहा सीरीज का और इसी के समांतर का, और इसी के साथ में सीरीज का भी आप सुन लिए। सीरीज अनुनाद सर्किट में सर्किट की इंपीडेंस कैसी होती है, तो ये न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। कैसा होगा दोस्तों, न्यूनतम इसका करेक्ट आंसर होगा। विभिन्न सब स्टेशनों को जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइनें क्या दर्शाती है, द्वितीयक ट्रांसमिशन को दर्शाती है। किसको, द्वितीयक ट्रांसमिशन को। देखिए, प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, 66 केवी से लेकर के 765 केवी तक की जो वोल्टेज रेंज है उसको दोस्तों प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन में। द्वितीयक ट्रांसमिशन लाइन में 11 केवी, कितना, 11 से लेकर के 66 केवी तक की जो वोल्टेज होती है वह द्वितीयक ट्रांसमिशन। और प्राथमिक वितरक जो होता है ना दोस्तों वो 11 केवी तक होता है, कितना, 11 केवी तक। और द्वितीयक जो वितरक होती है ये होती है आपकी 230 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट तक की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो कहलाती है हमारी द्वितीयक वोल्टेज वितरक। यानी कि 230 वोल्ट वाली जो है ये सर्विस लाइन कहलाती है और हमारे घरों तक यही आती है ना। सुनिए, जनरेटिंग स्टेशन में शक्ति लंबी दूरी तक किस माध्यम द्वारा ले जाया जाता है, दोस्तों टावर लाइन के द्वारा ले जाई जाती है। किसके द्वारा, टावर लाइन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आरसीसी पोल लाइन के द्वारा कितने वोल्टेज तक को आप दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप केवल 11 किलो वोल्ट तक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जीआई पोल के द्वारा आप दोस्तों आप 11 केवी से अधिक यानी कि 33 केवी से वोल्टेज जो रेटिंग होती है ना उसको आप जीआई पोल के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। और लकड़ी का जो पोल होता है ना ये 230 से लेकर के 440 वोल्ट की वोल्टेज रेंज तक को हम लकड़ी के पोल के द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, हर एक चीज का दोस्तों विस्तार रूप से आपको एनालाइज मिल रहा है, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आपका। आप इस पूरे सेशन को देखते रहिएगा, है ना। और इस चैनल पर आपने पहला कदम रखा है ना तो बिल्कुल आपका स्वागत है और आप रोजाना आइएगा और इसी प्रकार का दोस्तों मक्खन वाली कंटेंट लेकर जाइएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। स्टेप अप सब स्टेशन किसके पास स्थापित किया जाता है, उपभोक्ता के पास, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के पास, ट्रांसमिशन स्टेशन के पास या जनरेटिंग स्टेशन के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटिंग यानी कि उपभोक्ता स्टेशन के पास। देखिए, स्टेप अप का जरूरत हमें क्यों पड़ा, एक जनरेटिंग स्टेशन है ना, ये क्या है, एक जनरेटिंग स्टेशन है। ये क्या करती है दोस्तों, ये 33 केवी या फिर 11 केवी वोल्टेज की पावर को क्या करती है, जनरेट करती है। लेकिन मान लीजिए यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ी सिटी बसी हुई है और इस जनरेटिंग स्टेशन से और इस सिटी की जो दूरी है वो कितना है, वो है 5000 किलोमीटर। कितना है, 5000 किलोमीटर। तो बताइए अगर हम 11000 वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे तो ये तो आधे दूरी में खत्म हो जाएगी, है ना। आप यूं समझिए कि आप यहां पर खड़े हैं, है ना, आपको जाना है यहां पर, इसके बीच का जो रेंज है ना वो वही दोस्तों 5000 किलोमीटर है। आप बाइक में तेल डलाते हैं 5 लीटर, कितना, 5 लीटर। तो बताइए कब 5000 रेंज को कवर कर पाएंगे, आधे दूर में नहीं पहुंच पाएंगे, तभी डीजल पेट्रोल जो डलाएंगे वो खत्म हो जाएगी। आप इस हिसाब से डलाएंगे ताकि इस रेंज को कवर कर सके। इसीलिए वोल्टेज जो जनरेट हुआ है उसको हम इतना स्टेप अप कर देते हैं इस स्टेप अप सब स्टेशन के द्वारा कि हम जो वोल्टेज को 5000 किलोमीटर दूर तक भेजना चाहते हैं ना आसानी से भेज सके। ड्रॉप होने के बाद भी हमें जो वोल्टेज यहां चाहिए, मान लीजिए 11 केवी ही चाहिए, तो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद भी हमें यहां 11 केवी मिल सके, इसीलिए वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये जनरेटिंग स्टेशन के पास में ही इस सब स्टेशन को बिठाते हैं, स्टेप अप वाली सब स्टेशन को। बंडल की गई चालकों का उपयोग किया जाता है
इन दोनों कामों के लिए किया जाता है। लाइन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लाइन प्रेरकत्व और लाइन कोरोना लॉस को घटाने के लिए, है ना, कोरोना लॉस और इंडक्टेंस को घटाने के लिए, लाइन का इंडक्टेंस डाउन करने के लिए। शक्ति का ट्रांसमिशन आवश्यक है, क्यों? क्योंकि बिजली के खपत के केंद्र आमतौर पर जनरेटिंग स्टेशन से दूर होते हैं। यहां पर एक जीएस स्टेशन है, देखिएगा यहां पर क्या है, एक जीएस स्टेशन है और इसके आसपास जितने भी गांव होंगे, कस्बे होंगे, वो सब क्या करेंगे, इससे दोस्तों कनेक्ट हो जाएंगे, इससे क्या करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन दुनिया का सारा गांव क्या इसी जनरेटिंग स्टेशन के पास में ही होगा? इससे दूर भी तो होगा। तो दूर जो इलाका दूर है वहां तक हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया कि इस बिजली को खपत करने के लिए यानी कि यूज करने के लिए आमतौर पर जनरेटिंग स्टेशन से दूर होते हैं उपभोक्ताओं के घर, इसीलिए दोस्तों ट्रांसमिट करना आवश्यक है। नो लोड परिस्थिति में संचरण लाइन में धारा किस वजह से चलती है? बड़ा सिंपल आंसर है ये दोस्तों, कैपेसिटेंस के कारण। किसके कारण? कैपेसिटेंस के कारण ही इसमें नो लोड की कंडीशन में ही चलते हैं करंट। अन्यथा नो लोड की कंडीशन में करंट चाहे मोटर हो चाहे कोई भी युक्ति हो, है ना, कोई भी सिस्टम हो, बहुत ही कम अमाउंट में चलती है करंट। ठीक है। पावर केबल्स के उपयोग में प्रयोग किए जाने वाले चालक की साइज निर्भर किस पर करती है? वहनीय धारा पर। अगर दोस्तों यहीं पर इंसुलेटर के बारे में पूछा होता ना तो ऑपरेटिंग वोल्टेज हो जाता करेक्ट आंसर, क्योंकि इंसुलेटर जो है ना उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किलो वोल्ट में होती है। किसमें? यानी कि कुल मिलाकर के किलो हटा दे तो क्या बचा? वोल्ट। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज हो जाता इंसुलेशन और कंडक्टर है वहनीय धारा। जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं दोस्तों, करंट अपने आप डाउन हो जाती है और डाउन करंट को हम पतले केबल, पतले तार के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दोस्तों देखिए, फ्रीक्वेंसी का मान जितना अधिक होता है ना करंट की स्पीड उतनी अधिक होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी, इसलिए दोस्तों जो एसी सप्लाई है उस सप्लाई की स्पीड देखते हैं ना कितना अधिक होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों कुछ सिलेक्टेड प्रश्न। अब इस प्रश्न का आप पीडीएफ प्राप्त करिएगा हमारे नीमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से, है ना। आप इस क्लास को देख चुके हैं तो आप तुरंत जाइए टेलीग्राम पर और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन होइए हमारे टेलीग्राम पर और ई नोट्स डाउनलोड करिए। जितने भी इससे पहले क्लास हमने लिया है सभी का ई नोट्स आपको मिलेगा और आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो को दोस्तों जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।